we are given that x plus 2y is equal to 2x plus y, and we are asked the value of x square upon y square. Taking this x on the right hand side and y on the left hand side, we get 2y minus y, that is y, is equal to 2x minus x, that is x. So x is equal to y, therefore x square by y square will be 1. So option B is correct. In a carrom board game competition, m boys and n girls, where m is greater than n, that is number of boys is greater than number of girls, of a school participate, in which every student has to play exactly one game with every other student. That is, हर स्टूडेंट हर दूसरे स्टूडेंट के साथ एक गेम जरूर खेलेगा. Out of the total game played, it was found that in 221 games, one player was boy and other was a girl. हमें दिया है कि 221 गेम्स में एक प्लेयर लड़का था और एक प्लेयर लड़की थी. Now consider the following statements. The total number of students that participated in the competition is 30. Second statement says the number of games in which both players were girls is 78. We have to check which option among the given four is correct. सबसे पहले मान लीजिए m बॉयज़ हैं और n गर्ल्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ गेम्स जो इनके बीच में होंगे वो होंगे m इंटू n, क्योंकि एक बॉय को हमें चुनना है तो उसके m तरीके, किसी भी एक को चुन सकते हैं, और एक गर्ल को चुनना है तो उसके n तरीके. तो mn तरह से इस तरह के हम पेयर बना सकते हैं जिसमें एक बॉय और एक गर्ल हो. दिस मीन्स m इंटू n इज इक्वल टू 221 एज गिवन इन द क्वेश्चन. हमें क्वेश्चन में गिवन है कि 221 ऐसे गेम्स थे जिसमें एक बॉय और एक गर्ल प्लेयर थी. सो m इंटू n इज 221. इफ वी फैक्टराइज दिस 221, वी सी दैट 221 is 13 into 17. One more interesting thing that we can note is 13 and 17 are both prime numbers. इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से एक नंबर m होगा और एक नंबर n होगा. एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि 221 बॉयज़ हों और एक गर्ल हो, लेकिन हमें गिवन है कि m और n दोनों ही 1 से बड़े हैं, तो कोई भी नंबर 1 नहीं हो सकता. इसलिए यही दो पॉसिबिलिटी हैं कि m 17 होगा, क्योंकि m ग्रेटर देन n है. सो m इज 17 एंड n इज 13. दिस मीन्स 17 आर बॉयज एंड 13 आर गर्ल्स. सो टोटल विल बी 30. तो पहला ऑप्शन जो हमें दिया हुआ है, स्टेटमेंट जो है पहला स्टेटमेंट, वह सही हो गया. अब हम दूसरा स्टेटमेंट चेक करते हैं. दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि द नंबर ऑफ गेम्स इन विच बोथ प्लेयर्स वेयर गर्ल्स इज 78. 13 गर्ल्स हैं. हम इसमें वो नंबर ऑफ गेम्स निकालेंगे जिसमें दोनों ही प्लेयर गर्ल्स हों. 13C2 gives us number of ways in which we can select two girl players among 13, and this is given by the formula 13 into 12 divided by factorial 2, that is 13 into 12 upon 2. So 13 into 6 is 78. So second statement is also correct. Now look at the option. The first says only 1 is correct, the second only 2 is correct, third says that both the statements are correct. So option C is the right answer. There are 3 cans A, B and C. The capacities of A, B and C are 6 liter, 10 liter and 16 liters respectively. The can C contains 16 liters of milk. The milk has to be divided in them using these 3 cans only. Consider the following statements. In this question, we are given that there are 3 cans. 3 कैन हमें दी हैं A, B और C. A 6 लीटर की है, B 10 लीटर और C 16 लीटर्स की. जो C 16 लीटर्स की कैन है, इसमें
16 लीटर्स मिल्क रखा हुआ है। हमें दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, हम उसको वन बाय वन देखते हैं। पहला स्टेटमेंट बोलता है इट इज़ पॉसिबल टू हैव 6 लीटर ऑफ मिल्क ईच इन कैन ए एंड कैन बी। दैट इज दोनों कैन ए और बी में 6 लीटर्स ऑफ मिल्क हम रख सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है इट इज़ पॉसिबल टू हैव 8 लीटर्स ऑफ मिल्क ईच इन कैन बी एंड कैन सी। कैन बी और सी में हम 8 लीटर्स रख सकते हैं। यह सेकंड स्टेटमेंट है। हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, हमें देखना है कि कौन सा सही है। सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेटमेंट की करेक्टनेस को चेक करेंगे। हमें 3 कैन्स दी हुई है ए बी सी। यह 6 लीटर, यह 10 लीटर और यह 16 लीटर्स की कैन है। इसमें 16 लीटर्स मिल्क इनिशियली फिल्ड है। पहले हम 6 लीटर्स इन दोनों में फिल करेंगे। सबसे पहले हम इस 16 लीटर की जो कैन है इसमें 16 लीटर मिल्क भरा हुआ है, इसमें से इसमें मिल्क पोर करना स्टार्ट करेंगे। जब ये पूरा भर जाएगा तो 6 लीटर इसमें आ चुका होगा, तब इसमें 6 लीटर होगा, इसमें 0 और इसमें 10 में से 6 16 में से 6 आ गया तो यहाँ पर 10 बचेगा। अब यह 6 लीटर हम इसमें से उठा के इस 10 लीटर कैन में डाल देंगे तो यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ बचेगा 10। अब यह 10 लीटर जो मिल्क है वो हम इस 6 लीटर कैन में फिल करेंगे। तो तब तक फिल करेंगे जब तक कि पूरा ना भर जाए। तब इसमें 6 आ चुका होगा, इसमें 6 पहले से ही है और इसमें 10 - 6 वो बचेगा 4। तो यहाँ पर ए और बी कैन में 6 लीटर्स हमने इन तीनों कैन को यूज़ करके ले आए। दिस मीन्स जो पहला स्टेटमेंट है वो तो सही है। अब हम सेकंड स्टेटमेंट की करेक्टनेस चेक करेंगे। फिर से हम वही 3 कैन बनाते हैं ए बी और सी। 6 लीटर, 10 लीटर, 16 लीटर्स। हमें अब इन दोनों कैंस में देखना है कि हम 8 लीटर्स ला सकते हैं क्या। इन 3 कैन को ही हमें यूज़ करना है। इसमें 16 लीटर मिल्क इनिशियली फिल्ड है। हम सबसे पहले इस 16 लीटर कैन से इसको फिल करेंगे बी कैन को, तो 10 लीटर इसमें जाएगा, यहाँ पर 6 बच जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ बच जाएगा 6। अब इस बी कैन में 10 लीटर मिल्क आ गया है। इस 10 लीटर से हम इस ए कैन को फिल करना स्टार्ट करेंगे। जब ये पूरा फिल हो जाएगा तब इसमें 6 बचेगा, इसमें 4 और इसमें 6। अब इस 6 लीटर को हम इस 16 लीटर कैन में लेके आ जाएंगे तो ये हो जाएगा खाली, यहाँ बचेगा 4 और ये हो जाएगा 6 + 6 दैट इज़ 12। किसी भी इंस्टेंट पर इन दोनों का सम 16 आना चाहिए। जो इनिशियल गिवन हमें इसमें कैन सी में मिल्क जो फिल करके रखा था हमने वो 16 लीटर था इसलिए। अब इस 4 लीटर को हम इस ए कैन में डाल देंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 12। अब इस 12 लीटर को हम इस कैन बी में डालेंगे तो यहाँ पर 10 लीटर आ जाएगा, ये हो जाएगा 4, इसमें 10 आ जाएगा और यहाँ बच जाएगा 2 लीटर्स। अब ये जो 6 लीटर की कैन है इसमें 4 लीटर मिल्क है, इसमें 2 लीटर और आ सकता है। अब अगर हम इसको देखें कि कैन बी में इस इंस्टेंट पर 10 लीटर्स है, अगर हम इसको फिल करेंगे तो 2 लीटर यहाँ निकल जाएगा, यहाँ बचेगा 8 लीटर्स। तो अब हम यहाँ से इस कैन बी से कैन ए में मिल्क डालेंगे तो यह हो जाएगा 6, यह हो जाएगा 8 और यह बचेगा 2। अब इस 6 लीटर को अगर हम यहाँ पर डाल दें तो यहाँ भी 8 हो जाएगा। तो फाइनली हम बी और सी कैन दोनों में 8 लीटर्स केवल इन तीनों कैंस को यूज़ करके लेके आ गए। तो स्टेटमेंट जो 2 है वो भी करेक्ट है। दिस मीन्स बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो
ये जो हमारा ऑप्शन है सी विच सेज बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इज द राइट आंसर। A person travels 12 km due north, then 15 km due east, after that 15 km due west and then 18 km due south. How far is he from the starting point? पहले जो पर्सन है वो 12 किलोमीटर नॉर्थ गया, फिर 15 किलोमीटर ईस्ट गया, आफ्टर दैट 15 किलोमीटर ड्यू वेस्ट, तो वापस वो यहाँ आ जाएगा इस जगह पर। 15 किलोमीटर वापस इधर आया वेस्ट की साइड। अब देन 18 किलोमीटर ड्यू साउथ, तो यहाँ से इस पॉइंट को क्रॉस करते हुए 12 तक पहुँचेगा। फिर 18 किलोमीटर मतलब यहाँ से 6 किलोमीटर वो और आगे जाएगा, तो स्टार्टिंग पॉइंट से उसका डिस्टेंस होगा 6 किलोमीटर। दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। 6 persons A, B, C, D, E and F are standing in a row. C and D are standing close to each other alongside E. B is standing beside A only. A is fourth from F. We are asked who are standing on the extremes. सबसे पहले हम F को मान लीजिए यहाँ पर प्लेस किया। F के बाद फोर्थ प्लेस पर A है, तो इस बीच में 3 लोग और आएंगे। इन द क्वेश्चन वी आर गिवन दैट B इज स्टैंडिंग बिसाइड A ओनली, तो A के बाद B यहाँ पर आएगा। 1 2 3 लोग हमने प्लेस कर दिए, 3 और बाकी हैं, तो ऑब्वियसली F तो कॉर्नर में आएगा ही, क्योंकि 3 लोग हम यहाँ पे श्योर हैं, क्योंकि वी आर गिवन दैट A इज फोर्थ फ्रॉम F। तो वो 3 लोग हैं C, D एंड E। वी आर गिवन दैट C, D आर स्टैंडिंग क्लोज टू ईच अदर अलॉन्ग साइड E। तो या E, C, D होगा, या E, D, C, या C, D, E, या D, C, E। इन एनी केस एक्सट्रीम पर जो है वो F और B रहेंगे, तो ऑप्शन C करेक्ट है। A person has 4 coins each of different denomination. What is the number of different sums of money the person can form using 1 or more coins at a time? एक आदमी के पास 4 कॉइन्स हैं जो डिफरेंट डिनोमिनेशन के हैं। हमें पूछा है कि वो इनको मिलाकर कितने डिफरेंट सम ऑफ अमाउंट ऑफ मनी बना सकता है। अगर कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन के हिसाब से देखें तो यह आंसर होगा 4C1 प्लस 4C2 प्लस 4C3 प्लस 4C4। यह वो केस है जब वो 4 में से कोई भी एक कॉइन ले लेता है, यह वो केस जब वो 4 में से कोई भी 2 कॉइन लेता है और उसका सम जो होगा वह बनेगा। यह 4 में से 3 कॉइन लेकर जो बनाएगा वह, यह चारों जब कॉइन ले लेगा तो एक केस हुआ। वी ऑल्सो नो दैट अगर हम इसमें 4C0 जोड़ देंगे तो ये सारे कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। 4 चीज़ों से, डिफरेंट चीज़ों से जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो होते हैं 2⁴। ये एक स्टैंडर्ड बाइनोमियल थ्योरम का रिजल्ट है। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, तो हम इसकी वैल्यू इसमें से माइनस कर देंगे। तो इसको राइट हैंड साइड लाएंगे तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 2⁴। इसको राइट साइड लेंगे, 4C0 होता है 1, तो दिस इज 16 माइनस 1 दैट इज 15। या हम इन सारी वैल्यूज़ को लिखकर ऐड भी कर सकते हैं। 4C1 होगा 4, 4C2 होगा 4 इंटू 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 4C3 होगा 4C1 के बराबर दैट इज़ 4 और 4C4 होता है 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 6 प्लस 4 दैट इज़ 10, 10 प्लस 1 11 एंड 4 दैट इज़ 15। तो 15 डिफरेंट सम ऑफ मनी वह इन कॉइन्स को यूज़ करके बना सकता है। तो ऑप्शन बी जो है दैट इज़ राइट आंसर। हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन 300
and 500 in which 4 comes only one time. हमसे 300 से लेकर 500 के बीच में वो नंबर्स पूछे हैं जिसमें 4 जो है वो केवल एक बार ही आता है। यहाँ पर 2 केस बनेंगे। ये 3 डिजिट नंबर है। पहली प्लेस में 300 से 500 के बीच में जो नंबर्स होंगे उसमें या तो 3 आएगा या 4 आएगा। तो पहले उसमें 2 केस हुए। पहले हम 3 वाले केस को कंसीडर करते हैं। 100 प्लेस में 3 वाला केस, इस पे भी 2 केस होंगे। जब 10 प्लेस पे मतलब यहाँ पर इस जगह अगर 4 आएगा तो इसको में से लिखते हैं 10 प्लेस पर 4 है। एक केस होगा जब 1 प्लेस पर यूनिट प्लेस पर 4 होगा। अब यहाँ पर तो हमने इस केस में 4 यहाँ पे रख दिया तो 3 4 हो गया। अब यहाँ पर वो सारे केस जो हमारे लिए फेवरेबल हैं उसमें यहाँ पर 4 नहीं आना चाहिए क्योंकि 4 एक बार ऑलरेडी आ चुका है और हमें वो सारे नंबर काउंट करने हैं जिसमें 4 केवल एक ही बार आता है। तो यहाँ पर ऐसे हम 9 नंबर रख सकते हैं। 0 से लेके अगर हम 9 तक देखें तो 4 को हटा के 9 नंबर्स बचते हैं। तो ये होगा 9 इस तरह के नंबर होंगे। यूनिट्स प्लेस पे 4 आ गया तो अब यहाँ पर हमें वो सारे नंबर रखने हैं जिसमें 4 को छोड़ के कोई भी डिजिट हो। ऐसे 9 और हो गए तो इस तरह के नंबर तो हो गए 18। तो हम सेकंड केस कंसीडर करेंगे जब 100 प्लेस जो है वो उसमें 4 आता है। अब बाकी जो यूनिट्स और 10 प्लेस होंगी यहाँ पर 4 नहीं आना चाहिए क्योंकि 4 ऑलरेडी एक बार आ चुका है। तो यूनिट्स प्लेस पे यहाँ पर हम टोटल 9 नंबर प्लेस कर सकते हैं और यहाँ पर भी 9 नंबर हम प्लेस कर सकते हैं। तो टोटल इस तरह के नंबर हो जाएंगे 9 × 9 दैट इज 81। तो टोटल अगर हम करें इन दोनों का तो हमें हमारा आंसर मिलेगा। तो 81 + 18 विल गिव अस द आंसर। दिस इज 9 9। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। How many 3-digit numbers can be generated from these digits such that the digits are in ascending order? हमसे बोला है कि हमें 3 डिजिट नंबर बनाना है। 1 से लेके 9 तक हम कोई भी डिजिट यूज़ कर सकते हैं और नंबर जो है वो उसमें जो डिजिट्स होंगे तीनों वो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 1 3 4, इसमें 3 1 से बड़ा है और 4 3 से बड़ा है। सबसे पहले हम सारे डिजिट्स इस तरह से लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। हमें अब इनमें से 3 डिजिट चुनने हैं। सबसे पहला डिजिट हम जो भी चुनेंगे जो 100 प्लेस पर आएगा, 10 प्लेस और यूनिट्स प्लेस पे जो डिजिट्स होंगे वो उसके आगे ही होंगे। और जब 10 वाला चुन लेंगे तो जो तीसरा डिजिट होगा वो उससे आगे मतलब राइट में होगा। तो यह हमें असेंडिंग ऑर्डर में उसके डिजिट्स वाला नंबर मिलेगा। इस क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे कि हम मानते हैं हमें ये गैप्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम यहाँ पर मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट रखेंगे से ए। हमें इन 9 जगह में से ए को प्लेस करना है। जहाँ पर भी ए प्लेस होगा उसके जो भी नेक्स्ट डिजिट होगा उसे हम पहला डिजिट लेंगे। जहाँ पर सेकंड ए आएगा उसके नेक्स्ट हम सेकंड डिजिट लेंगे और जहाँ पर तीसरा ए होगा उसके नेक्स्ट जो भी नंबर है वो हम तीसरा डिजिट लेके हमारा 3 डिजिट नंबर फॉर्म करेंगे। इन 9 प्लेसेस पर हमें कोई भी 3 ए को रखने के लिए प्लेसेस चूज करनी है जिसके तरीके होते हैं 9 C 3 and this is equal to 9 into 8 into 7 upon factorial 3 that is 3 into 2 into 1।
3, this will become 3, 2, this will become 4. So 7 into 3 is 21, 21 into 4 is 84. So option D is correct. There are 4 persons A, B, C and D, and A has some coins. A gave half of the coins to B and 4 more besides. B gave half of the coins to C and 4 more besides. C gave half of the coins to D and 4 more besides. Finally, both B and D end up with same number of coins. How many coins did A have originally? इस क्वेश्चन में हमें A के पास इनिशियली जितने कॉइन थे वो हमें फाइंड करना है, तो हम उस वेरिएबल को x मान लेते हैं। अब हमें x फाइंड करना है। A के पास इनिशियली इतने कॉइन थे, B, C, D। इस कॉलम में हम जो इनिशियल कॉइन्स थे वो लिखेंगे और उसके बाद फाइनल। हम सारे इनिशियल फाइनल कॉइन्स जो हैं वो नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें सब वैल्यूज़ रिक्वायर्ड नहीं है। इसके हाफ और 4 एक्स्ट्रा A ने B को दिए, तो B के पास इनिशियली हो जाएंगे x/2 + 4। अब इसका हाफ और 4 एक्स्ट्रा उसने C को दिए, तो इसका हाफ हो जाएगा x/2 + 4 का हाफ प्लस 4 जो हमने यहाँ पे ऐड किया, इसे हम यहाँ लिख देते हैं। वो आएगा x/4, 4/2 विल बी 2 एंड प्लस 4 विल बी 6। तो C के पास इनिशियली इतने कॉइन्स हो जाएंगे। इसके बाद जो होंगे B के पास बचेंगे x/2 + 4 माइनस जो उसने C को दे दिए, दैट इज x/2 + 4 माइनस x/4 + 6। यह आता है x/2 माइनस x/4, ये हो जाएगा x/4 एंड 4 - 6 इज -2। यह B के पास फाइनल नंबर ऑफ कॉइन्स इतने बचे। अब C के पास जितने थे उसने इसका हाफ दैट इज x/8 + 3 और प्लस 4 एक्स्ट्रा D को दिए, तो D के पास अब इतने कॉइन्स हो जाएंगे। हमें दिया है कि B और D के पास फाइनल जो नंबर ऑफ कॉइन्स होते हैं वो सेम है, तो इन दोनों को हम इक्वेट करके x फाइंड करेंगे। सो x/8 + 7 इज इक्वल टू x/4 - 2। x/4 माइनस x/8 इज x/8 और 7 यहाँ पे 2 ले आएंगे तो हो जाएगा 9। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 9 × 8 दैट इज 72। सो ऑप्शन C that is 72 is correct. In an examination there are 3 subjects A, B and C. A student has to pass in each subject. 20% students failed in A, 22% in B and 16% failed in C. The total number of students passing the whole examination lies between. मैं बोला है कि एक एग्ज़ाम में 3 पेपर होते हैं A, B और C। A में 20% फेल हो गए, B में 22 और C में 16% फेल हो गए। एक स्टूडेंट तभी पास होगा जब वो तीनों सब्जेक्ट को पास करे। हमसे पूछा है कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम को पास कर लेंगे, दैट इज़ जो तीनों एग्ज़ाम में पास होंगे वो किस में लाया करते हैं। पहले हम निकालेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ फेलियर कब होंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तब फेल होंगे जब यह जो A में फेल है वह बाकी 2 एग्ज़ाम में फेल ना हुए हों, और जब B में फेल है यह बाकी 2 एग्ज़ाम में फेल ना हुए हों। उसी तरह से जो C में फेल हुए हैं वो बाकी 2 एग्ज़ाम में फेल ना हुए हों। तो टोटल नंबर ऑफ फेलियर इन दैट केस विल बी 20 + 22 + 16 दैट इज़ 58%। मतलब हर 100 में से 58 फेल हो गए होंगे। इस तरह से उस केस में जो पास का जो परसेंट आएगा वो आएगा 42%। अब हम निकालेंगे कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल हुए हों। इन तीनों में अगर हम देखें तो मैक्सिमम नंबर ये 22 है। ये 22% जो B में फेल हुए हैं, अगर इसी में से कुछ
लोग इस ए में फेल हुए हों और इसी में से ही सी में फेल हुआ, मतलब जो भी सी में फेल हुआ है वह बी में तो फेल हुआ ही है, और जो ए में फेल हुआ है वह भी बी में फेल हुआ हो, तो 22% विल बी द मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन द एग्ज़ाम। तो उस केस में 78% आएगा पासिंग। तो 42% से 78% के बीच में लाया करता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पासिंग द होल एग्ज़ाम। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट